नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंचे। यूएई के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और इससे पहले यूएई के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री मोदी के विमान को यूएई के F-16 जेट विमानों से एस्कॉर्ट किया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये भारत के लोगों का सम्मान है। पीएम मोदी ने कहा कि यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। जिस तरीके से यूएई को टारगेट किया गया, ये किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम साहस का परिचय दिखाया है, ये बहुत ही सराहनीय है। पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थितियों का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई भी दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। नीट यूजी की परीक्षा ऑनलाइन होगी। ये बड़ा ऐलान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। इसको लेकर देश भर में डॉक्टर बनने का सपना लेकर दिन रात पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं से जुड़ी ये खबर उन्हें कहीं ना कहीं राहत देने वाली है, क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी परीक्षा पर बड़ा ऐलान किया है। परीक्षा को लीकेज प्रूफ बनाने की तैयारी है और अगले साल से ऑनलाइन परीक्षा का ऐलान भी कर दिया गया है। यानी कि अगले साल से ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड ली जाएगी, जिससे कि धांधली और पेपर लीक की गुंजाइश को लगभग खत्म किया जा सके। सीबीआई आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो। सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है। सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अपील का हर तरफ बड़ा असर दिख रहा है। देखिए, बिहार में भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नो व्हीकल डे मनाते हुए दिखे। आज वो किसी भी गाड़ी की सवारी करते हुए नहीं दिखे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने आवास से जब निकले तो पैदल ही मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और पंचायती राज मंत्री और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद आज पैदल ही अपने मंत्रालय पहुंच गए। दीपक प्रकाश ने कहा कि आज जो संकट देश के सामने है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर लोगों को अमल करना चाहिए। हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की वो बचत करे। और इस कड़ी में उन्होंने फैसला लिया है कि आज पैदल ही कार्यालय जाएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और पैदल ही घर वापस लौटेंगे, इस बात की भी उन्होंने जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश देखिए पैदल निकले हैं। दीपक जी, थोड़ा रोड पूरे देश में अब पीएम की अपील का कहीं न कहीं असर होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल असर हो रहा है और अच्छी बात है। सभी लोग इसमें अपना योगदान दें। देश की निर्भरता आयात के ऊपर कम करने के लिए अपना योगदान दें और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। ईंधन के ऊपर अगर हम लोग निर्भरता कम करेंगे, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और देश के सामने जो समस्या है, एक वैश्विक समस्या है, उसे निजात पाने में भी इसका योगदान होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आज पैदल ही सचिवालय गए। नहीं, बिल्कुल बहुत स्वागत योग्य कदम है। सभी लोग कर रहे हैं, काफी स्वागत योग्य कदम है। विभाग को क्या निर्देश दिया है आपने मंत्री होते हुए, चूंकि सरकारी विभाग में भी गाड़ियों का काफी इस्तेमाल होता है? जी, इस्तेमाल होता है। विभाग को निर्देश नहीं, लेकिन आग्रह किया है, मैंने अपील किया है कि सभी लोग हफ्ते में एक दिन, कम से कम एक दिन, आज शुक्रवार का दिन तय किया गया था, शुक्रवार के दिन सभी लोग कार्यालय आने के लिए या तो ईवी का इस्तेमाल करें, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, या पैदल जाएं या साइकिल से जाएं। सभी लोग अपना योगदान दें। स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है, पर्यावरण के लिए भी बढ़िया है और जो समस्या है देश के सामने, उससे भी निजात पाने में तो बिल्कुल देखिए, बिहार सरकार के मंत्री इस वक्त पैदल सचिवालय जा रहे हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पैदल पहुंचे थे। तो कहीं न कहीं ये असर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का।
कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और चलिए इस बीच आपके सामने एक बड़ी खबर रख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा में संजीव चौरसिया मुख्य सचेतक बिहार विधानसभा में बनाए गए हैं। सचेतक मंजीत सिंह को उप मुख्य सचेतक बनाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 2 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई। विधानसभा में संजीव चौरसिया मुख्य सचेतक होंगे, इस बात का ऐलान हो चुका है। बिहार विधानसभा में उनको सचेतक बनाया गया है, जबकि मंजीत सिंह को उप मुख्य सचेतक बनाया गया है, जो उनके साथ काम करेंगे। तो ये 2 लोग जिनको जिम्मेदारी दी गई है। शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, विधानसभा में संजीव चौरसिया मुख्य सचेतक होंगे, मंजीत सिंह उप मुख्य सचेतक होंगे, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, बिहार विधानसभा के संचालन के लिए जो सत्ताधारी दल होता है और विपक्ष होता है, दोनों तरफ से मुख्य सचेतक बनाया जाता है और सत्ताधारी दल की तरफ से जो उपनेता हैं वो भी बनाए गए हैं बिहार विधान परिषद में। और इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा के अध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं उन्होंने पत्र लिख करके पत्र भी लिखा। और कुल मिला के कहें तो जो प्रमुख नेता होते हैं उन नेताओं को इसमें बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे यदि संजीव चौरसिया की बात करें तो उन्हें मुख्य सचेतक बनाया गया, मंजीत सिंह को उप मुख्य सचेतक बनाया गया। इसके अलावा गायत्री देवी, राजू तिवारी, रामविलास कामत, सुधांशु शेखर, राणा रंजीत, ललित नारायण मंडल, कृष्ण कुमार ऋषि, अरुण मांझी और रत्नेश कुमार को सचेतक बनाया गया है। और इसी तरीके से यदि हम बिहार विधान परिषद की बात कर लें तो बिहार विधान परिषद में भी कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें ललन कुमार जो सराफ हैं और राजेंद्र गुप्ता, एक जदयू और एक बीजेपी से, दोनों को विधान परिषद का उपनेता बनाया गया है। संजय कुमार सिंह जो जदयू से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्हें मुख्य सचेतक बनाया गया है। जनक राम को उप मुख्य सचेतक, नीरज कुमार और रीना देवी को सचेतक बनाया गया है। तो अलग अलग नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार विधानसभा में सचेतक बनाए गए हैं और इस तरीके से देखिए कई लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। और संजीव चौरसिया जिनको मुख्य सचेतक बनाया गया है, इसके अलावा आपको बता दें मंजीत सिंह जो कि उप मुख्य सचेतक हैं। इसके अलावा कई और लोग भी हैं जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई। और वहीं पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी आज अपने विभाग में ई रिक्शा से वो पहुंचते हुए दिखाई दिए। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि संदेश ऊपर के स्तर से आता है तो नीचे तक ज्यादा असर उसका होता है, और ऐसे में अगर मंत्री भी ई रिक्शा से आएंगे तो अधिकारी और कर्मचारी भी उस पर अमल करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर बिहार में सरकार ने नो व्हीकल डे मनाना शुरू कर दिया है, और ऐसे में बिहार के पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने बड़ा वादा कर दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने आवास से पैदल ही मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे, वैसे ही वो सिर्फ एक ही गाड़ी से चलेंगे। हफ्ते में 2 दिन वो अपने आवास से साइकिल से ही अपने विभाग के दफ्तर पहुंचेंगे। पथ निर्माण विभाग का दफ्तर विश्वेश्वरैया भवन में है, जो कि उनके आवास से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग भी निर्णय लिए हैं, खासकर मैं निर्णय लिया हूं कि जो हमारे पास सुविधा है सरकार की, उसमें केवल एक गाड़ी से चलूँगा, और सप्ताह में 2 दिन MLA फ्लैट जो मेरा है वहाँ से 5 किलोमीटर मेरा विश्वेश्वरैया भवन है, मेरा कार्यालय है, वहाँ हम साइकिल से जाएंगे। तो देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष इसको लेकर केंद्र सरकार को टारगेट कर रहा है, तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने पलटवार कर दिया है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संकट के बीच विदेशों में जिस तरीके से दाम बढ़े, उसके मुकाबले भारत में दाम बहुत कम बढ़े हैं, क्योंकि केंद्र की NDA सरकार आम जनता पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहती। पेट्रोल डीजल CNG के जो दाम हैं पूरे दुनिया में बढ़े हैं, उसके अनुपात में भारत में कम बढ़े हैं। म्यांमार में 112% बढ़ा है, मलेशिया में 71% बढ़ा है, पाकिस्तान में 44% बढ़ा है, UAE में +88% है, 86% है, अमेरिका में 48% है और श्रीलंका में 41% है। उसी तरह ब्रिटेन में 34% है, और अगर अन्य जापान में देखें तो 11% है, जर्मनी में
जो है वो 19% है। तो यूरोप के जो देश हैं उनमें भी बढ़ा है। और मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जैसे नेता हैं, जो अगर आज कांग्रेस होती तो पेट्रोल का दाम दुगुना कर देती। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो जनता पे कम से कम बोझ आए इसके उपाय में लगे हैं। उन्होंने 7 बातें बताई हैं, उसको भी जनता का सहयोग मांगा है। और पूरे बिहार में लगातार आंधी बारिश से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। खास तौर पर किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। आपदा विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि आपदा विभाग किसानों के नुकसान की भरपाई करेगा। किसानों को हो रहे नुकसान का आकलन भी किया जाएगा। आकलन के बाद किसानों को सहायता दी जाएगी। पहली बार जो आया इससे 1 हफ्ता पहले, उसमें 9 आदमी को जाने गई। पेड़ पौधा और फसल, चाहे आम की पेड़ हो, क्या अन्य शीशम का पेड़ हो कि सफ़ेदा का, जो भी पेड़ था बड़े बड़े गिर गया। उसका भी आपदा विभाग गणना कर रही है। 9 लोग जो मरा था उसको त्वरित हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 4-4 लाख रुपया की घोषणा की। उसके बाद किसान को जो फसल क्षति हुआ है, चाहे आम का, लीची का, मकई का या गर्मा फसल में धान जो है, इसका जो क्षति हुआ है उसका पूरे बिहार में आकलन चल रहा है। और वहीं बिहार में मानसून की तैयारी में सरकार जुट चुकी है। उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने विजय सिन्हा ने बाढ़ पूर्व तैयारियों की आज एक बड़ी बैठक की है। बैठक में विजय चौधरी ने अधिकारियों को सीधे चेतावनी भी दी है और उन्होंने कहा कि फील्ड का दौरा करें और तटबंध पर जाएं। लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आप जाएंगे तो छोड़े पर जाके और पहला सवाल यही पूछेंगे कि यहाँ पर कौन कौन अधिकारी कब कब आए। हम साफ बता रहे हैं, उस समय कोई औचित्य या कोई तरह का बहाना, कोई तरह की मजबूरी सुनने का काम हम लोग नहीं करते। अगर आपको नहर के छोड़ कर जाने में दिक्कत है तो आज बता दीजिए, तो हम नहीं जा पाएंगे, हम लोग उसका उपाय कर लेंगे। और बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है, वो काम पर लौट चुके हैं और इस 3 महीने की हड़ताल के दौरान जो काम लंबित हुआ उसकी भरपाई भी अब इन्हीं अधिकारियों कर्मचारियों को करनी है। सभी को दिन रात ईमानदारी से काम करने के निर्देश है। हमारे पदाधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल पर थे और जिस कारण करीब 25 लाख से ज़्यादा आवेदन पूरे बिहार के अंदर आम लोगों का पेंडिंग हो गया है। अभी सभी हड़ताल समाप्त हो गए और जो हमारे कर्मचारी और पदाधिकारी एसोसिएशन है उनसे मेरी स्पष्ट बात हो गई और सभी लोग काम पर लौट गए और काम शुरू भी कर दिए। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि चूंकि आप हड़ताल पर रहने के कारण लाखों आवेदन पेंडिंग हो गए हैं, इसीलिए आप सुबह से लेकर रात तक काम करें, ईमानदारी से काम करें और राजस्व विभाग के ऊपर जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का लगातार आरोप लगता है, मैंने स्पष्ट संदेश दिया है कि मंत्री ईमानदारी से काम करेगा और जब मंत्री ईमानदारी से काम करेगा तो पदाधिकारी और कर्मचारी को भी अपने आदत में सुधार लाना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। ये कैंसर के रोग के तरह भ्रष्टाचार जो होता है लोगों के दिल में समाता है, इसीलिए इसका धीरे धीरे एंटीबायोटिक से इलाज शुरू हो गया है और हमें लगता है। और वहीं पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया कि विक्रमशिला सेतु हादसे के बाद सरकार पुलों की निगरानी और रख रखाव को लेकर बड़ा कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि हर प्रमंडल में वरीय अभियंताओं की विशेष टीम तैयार की जाएगी जो पुलों का पूरा डाटा तैयार करेगी और इसके साथ ही नियमित मॉनिटरिंग होगी। उन्होंने बताया कि सरकार अन्य राज्यों की तकनीक का अध्ययन भी कर रही है। विक्रमशिला सेतु पर 25 दिनों में हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू करने की भी योजना है। मंत्रिमंडल में दायित्व संभालने के बाद पहली बार
भागलपुर आए, उसका जांच किए पुल का, सारे अधिकारी को बैठाकर और जल्द से जल्द उसको चालू करने के लिए बताए हैं। वो 15 दिन के अंदर चालू भी हो जाएगा। जो अभी 1 वे होगा, लाइट व्हीकल चलेगी। और वहाँ सारे अधिकारी के साथ बैठ के बात किया। अभी जाने के बाद, पटना जाने के बाद अपने जिलाध्यक्ष जी से बात किया और यहाँ के कार्यकर्ताओं से भी। और अगली खबर दरभंगा से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर शादी में फर्जी दूल्हे का मामला सामने आया है। शादी की खुशियां हंगामे में बदल गई। जहां जाले थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी की खुशियां उस समय तनाव की स्थिति में बदल गई, हंगामे में बदल गई, जब तय किए गए दूल्हे की जगह कोई दूसरा युवक बारात लेकर पहुंच गया। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, लड़की पक्ष के लोगों ने शादी रुकवा दी और कथित रूप से इसमें शामिल 5 लोगों को पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि लड़की पक्ष ने जिस युवक से शादी तय की थी, उसकी तस्वीर पहले दिखाई गई थी। आरोप है कि शादी तय करने वाले 2 महिलाओं ने उसी युवक की जगह किसी अन्य व्यक्ति को दूल्हा बनाकर बारात के साथ भेज दिया। दोनों महिलाएं जाले क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही हैं। परिजनों के अनुसार शादी तय कराने के नाम पर दोनों महिलाओं ने लड़के पक्ष से करीब 30,000 रुपए भी लिए। देर रात करीब 1:30 बजे बारात गांव पहुंचती है, लेकिन उसमें केवल दूल्हा और राजस्थान से आया उसका एक रिश्तेदार था। आरोप है कि राजस्थान से अधिक उम्र के एक व्यक्ति सरोज कुमार को दूल्हा बनाकर लाया गया। साथ ही आधार कार्ड में हेराफेरी करते हुए उम्र और नाम भी बदल दिए गए। गांव के कुछ लोगों को इसकी भनक लगी और देखते ही देखते भारी संख्या में ग्रामीण वहां पर जुट गए। सूचना मिलने पर जाले थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया। हालांकि लड़की पक्ष ने पुलिस को बताया है कि पहले पंचायत के माध्यम से मामले का समाधान कराना चाहते हैं। फिलहाल लड़की पक्ष शादी में हुए खर्च की भरपाई की मांग कर रहा है। कहाँ शादी लगा था? कौन करवा रहा था? इकरा। जानती हो? मैं जानता हूँ, मेरे जीजू का भाई है, वो जानता है। अच्छा, वो महिला कैसा है? मैं उनको नहीं जानता कि कैसा है कैसा नहीं। मेरा तो ये है, उन्होंने बोला ये लड़की अच्छी है, उन्होंने मेरे फोटो वगैरह भेजे और वहाँ से उन्होंने मेरे को चेंज कर दिया। अच्छा, वह डॉक्यूमेंट क्या भेजे थे यहाँ से? मेरा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, वो भेजा, इसमें सुरेश कुमार के नाम से है, पिता का नाम रामलाल कुमार। ये डॉक्यूमेंट कैसे बना के भेजा है यहाँ? उन्होंने सुरेश महतो कर दिया और राम महतो कर दिया। यहाँ शादी करने के लिए। क्या शादी कैसे हो रहा था? शादी क्या हुआ, पूरा कहानी बताइए। शादी में यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आके बोले सब बोले तुम मुसलमान हो, इसीलिए बंद कर दिया। ठीक। फिर हमको पकड़ के अंदर बिठा लिया। फिर बोलता पैसे के लिए, पैसे दो, हमारा इतना लग गया। उनके पास नहीं था। हम फिर सुबह बोला सुबह को देखेंगे, बात करेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम लोग लड़का चेंज करके आए हो? नहीं। क्या लड़की वाले क्यों हंगामा किया? लड़की वाला बोलता है ये फोटो, मैं बोला ये फोटो हमारी नहीं है। फोटो भेजी थी और आधार कार्ड पे नाम भी चेंज कर दिया, कुमार की जगह वो कर दिया, ये मेहता कर दिया। मेहता कर दिया। ये औरत जो शादी करवा रहा है, क्या करता है वो सब? क्या करता है ये सब? लड़की खरीदने में। क्या करता है? लड़की खरीदने का। लड़की खरीदता है और उसे बेचता भी है। और मोतिहारी से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की खबर है, गैंगरेप की खबर। नाबालिग के चचेरे भाई पर यह आरोप लग रहा है। चचेरे भाई ने अपने दोस्तों के साथ घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर नाबालिग के साथ मारपीट की गई। मामले में एक आरोपी की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। नाबालिग के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान हैं। घायल नाबालिग को अस्पताल भर्ती करवाया गया। 4 घर हमनी बाने सा हाईवे घर चलता, खाली सड़क चलता, सड़क जाए घर बा, घर अगल बगल में नहीं है, 2 घर बा, 4 घर बा, इतने बा। लोग उठा के ले जाके कर दिया। गलत काम कैले सब। गलत करनी नहीं है, सब गलत ही कैले सब। लड़की के चेहरा में खत्म कर दिल साफ है। बबिया पढ़ा तू रहता रह सके ना, गरीब बाने सब नहीं के पढ़। कै साल के हो? 10-12 साल हो गए। 13 साल। क्या नंबर होगा? कांति नंबर, कांति देवी। कांति। पति के नाम? जवान सा। घर हो गए? घर महादेवा, रसकल थाना। और अगली बड़ी खबर आपके सामने गोपालगंज से रख रहे हैं, जहां पर जेडीयू एमएलए को नहीं मिली है राहत। अनंत सिंह को राहत नहीं मिली।
जेडीयू एमएलए को राहत नहीं मिली, मोकामा विधायक को राहत नहीं। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने तलब की केस डायरी और अब 20 मई को अगली सुनवाई है। मीरगंज थाने में दर्ज है मामला, समर्थकों के हथियार लहराने का ये मामला है। 2 से 3 मई को समर्थकों ने हथियार लहराए थे, उसी मामले को लेकर राहत नहीं मिली है और अब 20 तारीख का इंतजार करना होगा। 20 मई को अगली सुनवाई है।